कहानी की शुरुआत एक बेहद डरावने दृश्य से होती है, जहां एक रहस्यमयी बूढ़ा आदमी दीवार पर टंगे 2 सींगों को उतारता है और उन्हें सीधे अपने सिर पर लगा लेता है। जैसे ही वो सींग उसके सिर से जुड़ते हैं, वे बड़े होने लगते हैं और उस बूढ़े के अंदर एक बेहद खतरनाक और जानलेवा असीमित शक्ति आ जाती है, जो इंसानों को पल भर में जमा कर उनकी नसें फाड़ सकती थी। उसकी बर्फ जमाने की शक्ति इतनी खतरनाक होती है कि देखते ही देखते पूरी दुनिया में बर्फीला तूफान आने लगता है और हर तरफ बर्फ जमने लगती है। और तभी हम एक्सॉर्सिस्ट फैमिली को देखते हैं। यह परिवार अपनी खास गाड़ी लेकर रोज सड़कों पर भूतों का शिकार करने निकलता है। अचानक एक दिन सड़क के बीचों बीच लगा गटर का ढक्कन हवा में उड़ जाता है। ऐसा लगता है जैसे जमीन के नीचे से कोई भयानक चीज बाहर आने की कोशिश कर रही है। टीम का सबसे छोटा सदस्य शियाओ फेई तुरंत पहचान जाता है कि यह कोई आम भूत नहीं बल्कि एक फैंटम ड्रैगन है। शियाओ फेई के बोलते ही वो फैंटम ड्रैगन दूसरे गटर से बाहर निकलता है और गुस्से में उनकी गाड़ी की तरफ बढ़ता है। ड्रैगन को पकड़ने के लिए शियाओ फेई गाड़ी का इजेक्शन सिस्टम चालू करता है, जिससे उसकी सीट गाड़ी से बाहर हवा में उछल जाती है। वो हवा में ही अपनी स्पेशल गन से ड्रैगन की पूंछ को जकड़ लेता है। तभी उसका बड़ा भाई दाफेई अपनी रिमोट कंट्रोल घोस्ट कार को बाहर निकालता है ताकि उस ड्रैगन को भूत पकड़ने वाले बॉक्स में कैद किया जा सके। लेकिन ड्रैगन चालाकी दिखाते हुए आसमान की तरफ उड़ जाता है और कैद होने से बच जाता है। आखिरकार उनकी माँ खुद कमान संभालती हैं। वो एक ड्रोन घोस्ट बॉक्स हवा में उड़ाती हैं और ड्रैगन का रास्ता रोककर उसे पलक झपकते ही बॉक्स के अंदर खींच लेती हैं। भूत तो पकड़ा जाता है, लेकिन खुशी के मारे पिताजी का ध्यान ड्राइविंग से हट जाता है। सामने आ रही गाड़ी से बचने के लिए वो तेजी से कट मारते हैं, जिससे गाड़ी फुटपाथ पर खड़ी शेयरिंग साइकिल से जा टकराती है और पैदल चल रहे लोग बाल बाल बचते हैं। इस हादसे का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो जाता है और वे हॉट सर्च बन जाते हैं। शहर के मेयर इस लापरवाही पर बुरी तरह भड़क जाते हैं। वो पूरी टीम को सुधार करने का आदेश देते हैं और 18 साल से छोटे शियाओ फेई के किसी भी मिशन पर जाने पर पाबंदी लगा देते हैं। जबकि सच तो यह था कि शियाओ फेई ही इस पूरी टीम का असली दिमाग और मुख्य खिलाड़ी था। घर लौटने पर शियाओ फेई के पिता पकड़े गए भूतों को घोस्ट कंप्रेसर में डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन मशीन में कुछ खराबी आ जाती है। माता पिता दोनों मिलकर अपनी पूरी ताकत से लीवर खींचते हैं, तब जाकर मशीन बंद होती है। दरअसल यह खराबी इसलिए हो रही थी क्योंकि जमीन के नीचे कैद कोई बेहद शक्तिशाली भूत इस पिंजरे को तोड़कर बाहर आना चाहता था। मिशन पर जाने की पाबंदी की वजह से शियाओ फेई बोर हो रहा होता है। वह अपने एक दोस्त की पुरानी चीजों की दुकान पर जाता है। तभी वहां एक चौकोर चेहरे वाला आदमी अपनी दादी की वसीयत में मिली एक पुरानी चीज की कीमत लगवाने आता है। वह चीज और कुछ नहीं बल्कि एक प्राचीन तांबे की गेंद थी। दुकानदार को तुरंत एहसास हो जाता है कि यह कोई मामूली चीज नहीं है। वो अपनी टेस्टिंग मशीन से उस गेंद की जांच शुरू करता है, लेकिन तभी एक हादसा हो जाता है। मशीन अचानक ओवरलोड हो जाती है और ब्लास्ट के साथ पूरी तरह तबाह हो जाती है। पूरा कमरा भूकंप की तरह हिलने लगता है। धमाके के बाद उस तांबे की गेंद के चारों तरफ सूखी बर्फ जमने लगती है और ठंडी हवाएं फैलने लगती हैं। इस बर्फीली हवा का सीधा कनेक्शन शियाओ फेई के घर में मौजूद उस घोस्ट कंप्रेसर से था, जहां हजारों भूत कैद थे। दुकानदार समझ जाता है कि इस गेंद के अंदर कोई बेहद खतरनाक दुष्ट आत्मा कैद है। वो तुरंत उस चौकोर चेहरे वाले आदमी को 100 रुपए देकर वो गेंद खरीद लेता है। नकद पैसे पाकर वो आदमी इतना खुश होता है कि उसे ध्यान ही नहीं रहता कि पास रखी आग की लपटें उसके कितने करीब आ चुकी हैं। इधर शियाओ फेई के पिता एक मैकेनिक को बुलाते हैं ताकि घोस्ट कंप्रेसर की खराबी का पता लगाया जा सके। नक्शा देखकर बताता है कि इस कंप्रेसर में पिछले 40 सालों के भूत भरे पड़े हैं और अब इसमें बिल्कुल भी जगह नहीं बची है। इस समस्या के समाधान के लिए पूरी टीम अल्ट्रा पैरानॉर्मल रिसर्च सेंटर जाती है। यह एक बेहद आधुनिक जगह है जहां कई सारे घोस्ट कंप्रेसर हैं। यहाँ एक ऐसी मशीन भी बनाई गई है जो किसी भी वस्तु में छिपी आत्मा को खींचकर अलग कर सकती है। यहाँ शियाओ फेई कई तरह के खतरनाक भूतों को प्रोटॉन फील्ड के पीछे कैद देखता है। इनमें सबसे खतरनाक भूत था पोसेसर। हालांकि उसकी अपनी कोई शरीर नहीं थी, लेकिन वो लगातार किसी न किसी सामान या वस्तु के अंदर घुसकर उस पर कब्जा कर लेता था। अगर वो एक बार यहाँ से भाग जाता तो उसे दोबारा पकड़ना नामुमकिन था। जल्द ही एंटीक शॉप का मालिक भी उस तांबे की गेंद को रिसर्च सेंटर लेकर पहुंचता है ताकि मशीन के जरिए उसके अंदर की आत्मा को बाहर निकाला जा सके। वहां के स्टाफ इसे हल्के में लेते हैं और गेंद को एक्सट्रैक्शन मशीन में डाल देते हैं, लेकिन जैसे ही मशीन चालू होती है वो उस शक्ति को बाहर खींचने में नाकाम रहती है। गेंद की अजीब ऊर्जा के कारण पीछे के छोटे केबिन में बंद पोसेसर भूत बुरी तरह छटपटाने और चिल्लाने लगता है। अंत में आत्मा बाहर निकालने का यह प्रयोग पूरी तरह फेल हो जाता है और पूरे सेंटर की बिजली
दिल्ली चली जाती है। पावर फेल होने के कारण भूतों की जेल का बैरियर बंद हो जाता है और सारे कैद भूत लगभग जेल तोड़कर भागने ही वाले होते हैं। किस्मत अच्छी थी कि बैकअप पावर तुरंत चालू हो गई और सब कुछ फिर से सामान्य हो गया। जब एक कर्मचारी उस तांबे की गेंद को मशीन से बाहर निकालने की कोशिश करता है तो एक भयानक घटना घटती है। गेंद से निकलने वाली ठंडी हवा पल भर में उसके हाथ को पूरी तरह बर्फ की तरह जमा देती है। वो दर्द से चिल्लाते हुए गेंद को नीचे गिरा देता है और उसकी जान बचती है। इसके बाद वे उस गेंद को अस्थायी रूप से एक मजबूत कांच के कैबिनेट में बंद कर देते हैं। लेकिन उसी रात वो तांबे की गेंद अपने अंदर से भयानक बर्फीली हवाएं छोड़ती है जो खिड़की से निकलकर सीधे सड़कों पर फैल जाती है। वो हवा जहां से भी गुजरती है पूरी सड़क, गाड़ियां और सब कुछ पल भर में जम जाता है। ये बर्फीला असर एक बार फिर शियाओ फेई के घर के घोस्ट कंप्रेसर पर पड़ता है। उस वक्त घर पर कोई नहीं था सिवाय शियाओ फेई के। वो बोरियत मिटाने के लिए बाहर अकेला शतरंज खेल रहा होता है। तभी अचानक चेस की गोटियां अपने आप चलने लगती हैं। शियाओ फेई डरता नहीं है। तभी उसके सामने नीली आग की लपटों से घिरा हुआ एक भूत प्रकट होता है। वह भूत अपना नाम शियाओ मेई बताती है और कहती है कि कुछ समय पहले एक आग के हादसे में उसकी मौत हो गई थी। दोनों के बीच बातचीत होती है और वे दोस्त बन जाते हैं। लेकिन शियाओ फेई इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि शियाओ मेई असल में उस तांबे की गेंद के अंदर बंद महाविनाशकारी भूत के साथ कोई गुप्त डील कर रही है। अगली सुबह जब सब उठते हैं तो देखते हैं कि घोस्ट कंप्रेसर की हालत और भी खराब हो चुकी है। उसके चारों तरफ नुकीले बर्फीले कांटे उग आए हैं। रिसर्च सेंटर की टीम तुरंत उस तांबे की गेंद पर दोबारा रिसर्च शुरू करती है। वैज्ञानिक जांच में सामने आता है कि यह गेंद न सिर्फ सब कुछ जमा सकती है बल्कि इसके अंदर से एक ऐसी मानसिक ऊर्जा निकलती है जिससे यह दुनिया के बाकी सभी भूतों के दिमाग को कंट्रोल कर सकती है। जब सब वैज्ञानिक इस लोहे जैसी दिखने वाली गेंद के रहस्यों को समझने में जुटे होते हैं तभी उनकी नजरों से बचकर एक बहुत ही छोटा सा भूत लैब से चुपके से फरार हो जाता है। इस गेंद के इतिहास को गहराई से जानने के लिए घोस्ट बस्टर्स की टीम उस चौकोर चेहरे वाले आदमी के पास दोबारा पहुंचती है जिसने इसे बेचा था। जब उस आदमी को पता चलता है कि ये लोग गेंद वापस करने या पैसे मांगने नहीं आए हैं तो वह खुश हो जाता है। वह मुस्कुराते हुए उन्हें अपने घर के अंदर बुलाता है और गेंद का असल सच्चाई बताना शुरू करता है। वह बताता है कि यह गेंद उसकी दादी की आखिरी निशानी थी। साथ ही वो उन्हें अपने घर के अंदर बने एक गुप्त तहखाने में ले जाता है। उस सीक्रेट रूम के अंदर पीतल का एक बहुत पुराना कवच और एक रहस्यमयी मैकेनाइज्ड सूट रखा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि इन सभी प्राचीन चीजों का उस जादुई गेंद के साथ कोई गहरा और खतरनाक संबंध है। ये गुप्त कमरा पूरी तरह से शुद्ध पीतल से बना हुआ था। इसकी दीवारें, फर्श और यहाँ तक कि छत भी पीतल की खास पीली और सुनहरी चमक से जगमगा रही थी। इस कमरे के ठीक बीचों बीच टीम को एक खाली स्टैंड मिलता है। ये वही जगह थी जहाँ उस रहस्यमयी तांबे की गेंद को सदियों से संभाल कर रखा गया था। टीम को यकीन हो जाता है कि यह तांबे की गेंद किसी बेहद प्राचीन सभ्यता का हिस्सा है और इसका भूतों की दुनिया से बहुत गहरा कनेक्शन है। इस रहस्य की तह तक जाने के लिए वे शहर की पब्लिक लाइब्रेरी में एक जानकार विशेषज्ञ से मदद मांगने का फैसला करते हैं। लाइब्रेरी पहुंचकर वे उस विशेषज्ञ को गेंद के बारे में बताते हैं। विशेषज्ञ गेंद पर बने प्राचीन चिन्हों को तुरंत पहचान लेता है। वह उन्हें लाइब्रेरी के एक बेहद गुप्त और सुरक्षित कमरे में ले जाता है जहां दुनिया की भूली बिसरी और खौफनाक कहानियों की प्राचीन किताबें रखी थीं। विशेषज्ञ एक बहुत मोटी और पुरानी किताब निकालता है और उन्हें एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी सुनाता है। सदियों पहले एक बेहद शक्तिशाली योद्धा हुआ करता था जो अपने राजा का बहुत वफादार था। लेकिन जैसे जैसे उसकी ताकत और प्रभाव बढ़ने लगा राजा को अपनी गद्दी छीनने का डर सताने लगा। अपने सत्ता के लालच में राजा ने धोखे से उस योद्धा के सींग कटवा दिए और उसे बड़ी बेरहमी से मरवा दिया। मरने के बाद उस योद्धा की आत्मा को शांति नहीं मिली और वह एक खूंखार भूत बन गया। राजा और इंसानों के धोखे से उसके अंदर नफरत भर गई। उसने दुनिया के सारे भूतों की एक फौज बनाकर पूरी दुनिया को तबाह करने और हर चीज को बर्फ में बदल देने की कसम खाई। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी तबाही शुरू कर पाता उसका सामना रहस्यमयी भूत पकड़ने वालों के एक खास समूह से हुआ जिन्हें फायर मास्टर्स कहा जाता था। उन्होंने पीतल की ताकत और आग के जादू का इस्तेमाल करके उस खूंखार योद्धा की आत्मा को इस तांबे की गेंद में कैद कर दिया। सालों बाद एक अमीर संस्था को यह गेंद मिली। उन्होंने इस पर रिसर्च की और अनजाने में एक प्राचीन मंत्र का इस्तेमाल करके उस भूत को कुछ देर के लिए आजाद कर दिया था। उस प्राचीन मंत्र की आवाज को एक पुराने ऑडियो टेप में सुरक्षित रखा गया था जो उसी लाइब्रेरी में मौजूद था। जब टीम ध्यान से यह कहानी सुन रही थी
तभी रिसर्च सेंटर से भागा हुआ वह छोटा सा भूत चुपके से वहां पहुंच जाता है और उस महत्वपूर्ण ऑडियो टेप के अंदर घुस जाता है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वह भूत टेप को कंट्रोल करते हुए सीधा कमरे से बाहर भागने लगता है। टीम समझ जाती है कि अगर यह भूत इस मंत्र वाले टेप के साथ बाहर भाग गया तो शहर में महाविनाश आ सकता है। वे तुरंत उसके पीछे दौड़ते हैं। लाइब्रेरी के बाहर पहुंचकर भूत गायब हो जाता है। वे उसे ढूंढ ही रहे होते हैं कि तभी वह भूत लाइब्रेरी के बाहर रखे एक विशाल पत्थर के शेर की मूर्ति के अंदर घुस जाता है। मूर्ति में जान आ जाती है और वह खूंखार शेर उन पर हमला करने के लिए जिंदा होकर खड़ा हो जाता है। शियाओ फेई तुरंत अपनी प्रोटॉन गन निकालती है और निशाना साधकर उस जिंदा पत्थर के शेर पर फायर कर देती है। शेर के चीथड़े उड़ जाते हैं, लेकिन वह चालाक भूत मौका देखकर वहां से फिर फरार हो जाता है। शेर के टूटने से लाइब्रेरी के बाहर बहुत तबाही मचती है। ये खबर तुरंत मेयर तक पहुंच जाती है। मेयर बुरी तरह भड़क जाता है और घोस्ट बस्टर्स को कड़ी चेतावनी देता है। वह फीबी और उसके परिवार के मिशन पर जाने पर पूरी तरह रोक लगा देता है। घर लौटने पर टीम देखती है कि मेयर के आदेश पर उनके कई जरूरी उपकरण और मशीनें जब्त कर ली गई हैं। इसी निराशा के बीच वह गेंद बेचने वाला आदमी घोस्ट बस्टर्स के हेडक्वार्टर आता है। टीम उसे बताती है कि वह असल में उन्हीं फायर मास्टर्स का आखिरी वंशज है। टीम उसे अपनी शक्तियां आजमाने के लिए उकसाती है। शुरुआत में उसे यकीन नहीं होता, लेकिन जब वह फोकस करके अपनी उंगलियां हिलाता है तो चमत्कार हो जाता है। आग की लपटें उसके इशारों पर उसकी उंगलियों के बीच नाचने लगती हैं। इस जादुई शक्ति को देखकर वह खुद हैरान रह जाता है और घोस्ट बस्टर्स को गराका से लड़ने के लिए एक नई उम्मीद मिल जाती है। इधर मेयर की डांट और पाबंदी की वजह से फीबी बहुत उदास थी। वह रात के समय अपनी भूत दोस्त मेलोडी से मिलने जाती है ताकि अपना मन हल्का कर सके। बातों बातों में मेलोडी उसे बताती है कि रिसर्च सेंटर में एक ऐसी एक्सट्रैक्शन मशीन है जिसके जरिए फीबी कुछ समय के लिए अपने शरीर से आत्मा को अलग करके एक भूत बन सकती है। फीबी अपने भूतिया दोस्तों के साथ खेलने के लालच में रिसर्च सेंटर पहुंच जाती है और मशीन के अंदर चली जाती है। मशीन चालू होती है और फीबी की आत्मा वास्तव में उसके शरीर से बाहर आ जाती है। यह प्रक्रिया केवल 2 मिनट के लिए थी। फीबी खुश थी कि वह मेलोडी के साथ मजे कर रही है, लेकिन तभी मेलोडी का चेहरा बदल जाता है और वह भारी मन से माफी मांगती है। तभी एक बेहद भयानक और रहस्यमयी शक्ति फीबी की आत्मा को जकड़ लेती है। गराका फीबी की आत्मा को पूरी तरह अपने कंट्रोल में कर लेता है और उसकी आत्मा के जरिए उसके शरीर को वह प्राचीन मंत्र पढ़ने पर मजबूर कर देता है। जैसे जैसे फीबी के मुंह से वह प्राचीन मंत्र निकलता है, तांबे की गेंद बुरी तरह कांपने लगती है। एक भयानक ऊर्जा के विस्फोट के साथ सदियों से कैद व खूंखार योद्धा भूत आजाद हो जाता है। उसकी आंखों में सिर्फ नफरत और पूरी दुनिया को बर्फ में जमा देने की भूख थी। उसी वक्त रिसर्च सेंटर का विशेषज्ञ अंदर आता है और गराका को देखकर तुरंत अपनी प्रोटॉन गन से उस पर लेजर फायर करता है, लेकिन गराका इतनी शक्तिशाली था कि वह लेजर बीम को हवा में ही बर्फ में जमा कर नाकाम कर देता है। रिसर्च सेंटर से बाहर निकलने के बाद गराका की तबाही शुरू हो जाती है। वह सीधा एक सुपरमार्केट में घुसता है और वहां के मालिक को एक ही सांस में जमा कर बर्फ की मूर्ति में बदल देता है। इसके बाद अपनी पूरी ताकत हासिल करने के लिए वह अपने कटे हुए सींगों को ढूंढने सीधा उसी फायर मास्टर के घर की तरफ निकल पड़ता है। अपने कटे हुए सींगों को हासिल करने के बाद गराका उन्हें वापस अपने सिर पर लगा लेता है। सींगों के जुड़ते ही उसकी ताकत अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है। दृश्य बदलता है और भयानक बर्फीले धुएं में लिपटा गराका घोस्ट बस्टर्स के हेडक्वार्टर में उनके सामने आ खड़ा होता है। उसकी खौफनाक मौजूदगी और शक्ति का दबाव इतना ज्यादा था कि कोई भी अपनी जगह से हिलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। गराका का एक ही लक्ष्य था, बेसमेंट में मौजूद घोस्ट कंप्रेसर को तोड़कर उसमें कैद 40 सालों के सारे शैतानी भूतों को अपनी फौज के लिए आजाद करना। घोस्ट बस्टर्स की टीम अपनी प्रोटॉन गन से उस पर फायरिंग करती है, लेकिन गराका के एब्सोल्यूट 0 तापमान के सामने उनके अत्याधुनिक हथियार बिल्कुल बेअसर साबित होते हैं। तभी नया फायर मास्टर पूरे आत्मविश्वास के साथ गराका के सामने आता है। वह अपनी जादुई आग पैदा करने के लिए अपना लाइटर जलाता है, लेकिन ठीक इसी अहम और खतरनाक मौके पर लाइटर धोखा दे जाता है। फायर मास्टर के नाकाम होते ही गराका एक प्राचीन मंत्र पढ़ता है। मंत्र के प्रभाव से घोस्ट कंप्रेसर का पिंजरा पूरी तरह खुल जाता है। एक भयानक लाल रोशनी बेसमेंट से निकलकर सीधे आसमान को चीरती है और अनगिनत खूंखार भूत आजाद होकर पूरे शहर में फैलने लगते हैं। अपने परिवार और शहर के लोगों को बेबस होकर बर्फ की मूर्तियों में जमता देख फीबी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह अपनी प्रोटॉन गन उठाती है और गराका पर सीधा हमला कर देती है। इस बार उसने बड़ी समझदारी दिखाते हुए अपनी गन पर पीतल का इस्तेमाल किया था। पीतल की इसी ताकत की वजह से उसका लेजर गराका की बर्फीली ढाल को चीरकर उसे घायल करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन फीबी अभी भी
भी उस प्राचीन दानव की असली ताकत को कम आंक रही थी। गराका अपने मुंह से जानलेवा बर्फीली हवा छोड़ता है और पल भर में फीबी को बर्फ के एक जमे हुए ब्लॉक में तब्दील कर देता है। इस जानलेवा और हताश कर देने वाले संकट के बीच फीबी की भूत दोस्त इन मेलोडी को अपनी गलती का गहरा एहसास होता है। वह इस पूरी दुनिया को गराका के हाथों तबाह होते हुए नहीं देख सकती थी। अपनी दोस्त को बचाने और अपनी गलती सुधारने के लिए मेलोडी अपनी बची हुई ऊर्जा से एक माचिस की तीली जलाती है। वह छोटी सी आग की लौ हवा में तैरते हुए सीधे नदीम के हाथों में पहुंच जाती है। आग का स्पर्श पाते ही नदीम की फायर मास्टर शक्तियां पूरी तरह जाग उठती हैं। अब घोस्ट बस्टर्स की टीम और फायर मास्टर मिलकर एक साथ गराका पर हमला करते हैं। नदीम की जादुई आग की लपटें और टीम के क्वांटम बीम मिलकर गराका को चारों तरफ से जकड़ लेते हैं, लेकिन वे जानते थे कि गराका की ताकत के आगे वे उसे ज्यादा देर तक ऐसे बांध कर नहीं रख पाएंगे। तभी पुरानी पीढ़ी के अनुभवी घोस्ट बस्टर रे के दिमाग में एक मास्टर प्लान आता है। अगर हम खराब हो चुके घोस्ट कंप्रेसर को जबरदस्ती ओवरलोड करके रीस्टार्ट कर दें तो ऊर्जा के अचानक पलटने से एक विशाल गुरुत्वाकर्षण पैदा होगा जो सीधे गराका को ही अंदर खींच लेगा। योजना बनते ही पूरी टीम तुरंत बेसमेंट की तरफ भागती है। वहाँ पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के सभी सदस्य एक साथ मिलकर मशीन के लीवर्स पर अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। भारी मशक्कत के बाद घोस्ट कंप्रेसर एक जोरदार झटके के साथ वापस चालू हो जाता है। रे की योजना बिल्कुल सही साबित होती है। मशीन के चालू होते ही एक बहुत बड़ा भंवर पैदा होता है जो गराका की सारी शक्तियों को चकनाचूर करते हुए उसे हमेशा के लिए उस बॉक्स के अंदर खींचकर सील कर देता है। गराका के कैद होते ही उसका सारा जादू टूट जाता है। शहर की बर्फ पिघलने लगती है और लोग वापस सामान्य होने लगते हैं। फीबी भी बर्फ से बाहर आ जाती है। गराका के खात्मे के बाद मेलोडी को शांति मिल जाती है। वह अपने मन का सारा मोह और दर्द पीछे छोड़कर एक चमकती हुई रोशनी के साथ दुनिया से विदा ले लेती है। शहर को एक बार फिर से महाविनाश से बचाने के बाद 2 पीढ़ियों से मिलकर बनी यह घोस्ट बस्टर्स टीम एक बार फिर लोगों के दिलों में असली हीरो बनकर अमर हो जाती है।